दिल्ली में चुनाव जीत नहीं पाते हैं तो अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल के आप बैक डोर से सरकार को गिराना चाहते हैं। 400 पार के लक्षण नहीं है ये। अगर 400 पार होते तो मोदी जी सिर्फ अपने काम की बात कर रहे होते। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतती है वो किसी ना किसी तरीके से सरकार को गिराने की कोशिश करती है। कभी मुझे लीगल नोटिस भेजते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन वाले नोटिस भेजते हैं, कल दुर्गेश पाठक को ईडी ने सवाल जवाब के लिए बुला लिया। ये क्या है? हमारे कई एमएलएज को कांटेक्ट किया था और 25-25 करोड़ के ऑफर्स दिए थे। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद कि 10 और विधायक अपने साथ लेकर आ जाओगे तो तुम्हें मंत्री भी बना देंगे। नमस्कार, आज विशेष अनुष्ठानলৈ মই শান্তনু মহন্তই স্বাগতম জনাইছো। সন্মুখত নিৰ্বাচন আছে। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত দেশৰ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ গতিবিধি আমি আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছিলোঁ। আজি আহি আমি তিনিচুকীয়াত উপস্থিত হৈছোঁ, কাৰণ তিনিচুকীয়াত আজি আমাৰ লগত এগৰাকী বিশেষ অতিথি উপস্থিত আছে, যিগৰাকী অতিথি সাম্প্ৰতিক সময়ত দেশৰ ৰাজনীতিত এটা চৰ্চিত নাম, আৰু সেই নামটো হৈছে আম আদমি পাৰ্টিৰ নেত্ৰী আতিশী জি আমাৰ লগত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে। আৰু তেখেত আপোনালোকে জানে যে দিল্লীৰো কেইবাটাও গুৰু দায়িত্বত থকা বিভাগীয় মন্ত্ৰী। ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত যেহেতু আম আদমি পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আছে মনোজ ধানোৱাৰ, গতিকে মনোজ ধানোৱাৰৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবৰ বাবে দুদিন ধৰি ডিব্ৰুগড়ত আছে, ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত আছে, লগতে শোণিতপুৰতো যাব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব। আমি আতিশীৰ সৈতে কথা পাতিম, তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিম, আম আদমি পাৰ্টি সম্পৰ্কে কথা পাতিম, অৰবিন্দ কেজৰিৱালক লৈ যিবোৰ প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ আমি বিচাৰিম আতিশীজিৰ পৰা। আতিশীজি, आपको स्वागत है एनबी न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। सामने इलेक्शन है और अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, तो चुनाव के मैदान में केजरीवाल जी के बिना आप लोगों का स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे उभर रहे हो? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने से प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया है कि कौन सा एक नेता है जिससे उनको डर लगता है। कि चुनाव की घोषणा के बाद ये देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि आपने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, एक प्रोमिनेंट ऑपोजिशन के चेहरे को उठाकर जेल में डाल दिया। लेकिन बीजेपी ने किया है। क्यों किया है? क्योंकि उनको लगता है कि ये एक आदमी है ना, ये हमें चैलेंज करता है। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालने से अगर किसी को चुनावी फायदा हुआ है तो वो आम आदमी पार्टी को हुआ है, किसी को चुनावी नुकसान हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। आज चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे देश के अलग अलग हिस्से हों, यहाँ तक मैं असम में भी अब 1-1.5 दिन से हूँ, लोग जो मिलते हैं सिर्फ एक चीज कह रहे हैं, कहते हैं ये बहुत गलत हुआ है। अब भारतीय जनता पार्टी ने ये बहुत ज्यादा अति कर दी है कि दे हैव गॉन ओवरबोर्ड। तो आज लोगों को दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ अत्याचार हो रहा है। ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर हमला कर रही है। और क्यों करता है कोई हमला? अगर मोदी जी वास्तविक तौर पे 400 पार हो रहे होते तो ऐसा क्या है आम आदमी पार्टी में? छोटी सी तो पार्टी है। एक दिल्ली में, एक पंजाब में और 2-3 और राज्यों में हमारी एक पॉलिटिकल प्रेजेंस है। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की क्या जरूरत थी? अगर जिस केस की वो बात भी कर रहे हैं, केस तो 2 साल से चल रहा है, चुनाव के पहले क्यों नहीं? जिस केस, ये चुनाव के बाद क्यों नहीं? चुनाव से पहले के विपक्ष के इतने बड़े चेहरे को गिरफ्तार करना क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लगता है, और यही डर अब पूरे देश में लोग देख पा रहे हैं। तो विपक्ष के तो दूसरा भी नेता थे, उन लोगों को टारगेट नहीं किया, तो केजरीवाल जी को क्यों टारगेट किया? क्या आपको ये लगता है कि विपक्ष के जो अन्य नेता हैं उनसे केजरीवाल जी ज़्यादा सक्षम है जब चुनावी क्षेत्र में निकलता, इसलिए अरविंद केजरीवाल को ही अंदर कर दिया, या फिर विपक्ष के अन्य नेता के खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है? देखिए, अरविंद केजरीवाल के साथ मोदी जी को समस्या क्या है कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नेता है जिसने अपने वादों को पूरा करके दिखाया है। मोदी जी आज कहते हैं जी गारंटी गारंटी गारंटी। सबसे पहले इलेक्शंस में गारंटी किसने देनी शुरू करी? अरविंद केजरीवाल ने देनी शुरू करी। भाजपा तो कहती थी जी हम तो जुमले देते हैं, हमने कहा था कि हम 15 लाख देंगे, वो तो जुमला था। अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दी
कि वो 24 घंटे बिजली देंगे, फ्री बिजली देंगे। अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया। अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दी कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बना के दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया। अरविंद केजरीवाल ने गारंटी दी कि हर व्यक्ति को अच्छा इलाज मिलेगा बिना कोई भी पैसा खर्च किए। अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया। तो गारंटी देना और गारंटी पूरी करना, ये अगर इस देश की राजनीति में कोई एक व्यक्ति करता है तो वो आदमी अरविंद केजरीवाल है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल से डरता है मोदी, ये बात बोल रहे हो? और क्या है बताइए? क्यों? वरना चुनाव की घोषणा के बाद आप विपक्ष के किसी नेता को गिरफ्तार करते हैं, किस लिए करते हैं? दो ही रीजंस हैं। एक, आप उनको चुनाव प्रचार में रोकना चाहते हैं। दूसरा, क्योंकि आप दिल्ली में चुनाव जीत नहीं पाते हैं तो अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल के आप बैक डोर से सरकार को गिराना चाहते हैं। और क्या रीजन? अगर केजरीवाल से गिरफ्तार नहीं होता तो चुनावी प्रचार में वो मतलब आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करने आते, लेकिन अब वो क्यों नहीं सिर्फ है। आम आदमी पार्टी के लिए? हाँ, वो तो पूरी इंडिया अलायंस के लिए प्रचार करने के लिए जाते हैं। बिल्कुल, अभी वो नहीं है। तो इसका फर्क क्या पार्टी में पड़ रहा है प्रचार के समय में? अब जो प्रचार है वो आम आदमी पार्टी के नेता नहीं कर रहे हैं, अब पार्टी का प्रचार इस देश के लोग कर रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी की जितनी बातचीत, जितनी सिंपैथी आम आदमी पार्टी के साथ है, मुझे लगता है कि शायद चुनाव से पहले नहीं थी। आज देश के कोने कोने में, अभी हमने संडे को उपवास रखा अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ। 25 राज्यों की राजधानी में ऐसे उपवास रखे गए। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मोदी जी जब जाते हैं अमेरिका तो इवेंट मैनेजमेंट एजेंसीज उनको हायर करनी पड़ती है वहां पे मोदी मोदी कहने के लिए। आप मेरे ख्याल से 8 देशों में 14 लोकेशंस पर, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे यूएसए हो, चाहे कनाडा हो, लोग अरविंद केजरीवाल के प्लेकार्ड लेके खड़े हुए थे, उपवास कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आज देश में नहीं दुनिया में भी लोगों को दिख रहा है कि मोदी जी ने क्या किया। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है तो पार्टी का बेस ही था करप्शन के अगेंस्ट में लड़ते हुए सरकार में आए या पार्टी बनाए। तो शराब घोटाले का जो सर्च आया पार्टी के अगेंस्ट में, क्या पार्टी के इमेज को खराब कर रहे हैं आपको लगता है? देखिए क्या है कि ये शराब घोटाला बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। एक दिन भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी कहीं पे धरने पे बैठे थे शराब घोटाले के विरोध में। उन्होंने कहा 1,35,000 करोड़ का घोटाला है, पीछे लिखा हुआ था बहुत बड़ा बड़ा, 1,45,000 करोड़ का घोटाला। दिल्ली का बजट भी इतना नहीं है जितना उन्होंने कहा कि इतना घोटाला हुआ। फिर कहते हैं कि नहीं 10,000 करोड़ का घोटाला, फिर एक दिन कहते हैं 2,000 करोड़ का घोटाला। आजकल सीबीआई और ईडी अपने चार्जशीट में कहती है 100 करोड़ का घोटाला, और वास्तव में जब उनके रिमांड पेपर्स निकल के आते हैं तो कहते हैं गोवा में किसी एक कंपनी को पोस्टर लगाने के लिए 2 लाख रुपए कैश में दिए थे। भाई ये क्या घोटाला है? पहले तो आप बता नहीं पा रहे हो कि कितने पैसे वो का घोटाला हुआ। दूसरा, ये देश का इतिहास का पहला ऐसा घोटाला होगा जिसमें 1 रुपया भी नहीं मिला। अभी तक बरामद नहीं हुआ, कुछ भी बरामद नहीं हुआ। इन्होंने तो ईडी कोर्ट में क्या मतलब सबमिट कर रहे हैं आपको लगता है? ईडी कोर्ट में सबमिट कर रही है लोगों की गवाहियां। ईडी ने क्या किया है, वो पहले लोगों को बुलाती है, चाहे वो कोई शराब कारोबारी हो, चाहे अफसर हो, कोई भी हो इससे जुड़े हुए, उनसे बयान लेती है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला किया। वो कहते हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दो। वो नहीं देते हैं, वो फिर उन्हें उठा के जेल में डाल देते हैं। वो 1 महीना जेल में रहते हैं, वो 2 महीना जेल में रहते हैं, वो 3 महीना जेल में रहते हैं। उनसे बार बार स्टेटमेंट ली जाती है, वो बार बार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। लेकिन 6 महीने 8 महीने जेल में रहने के बाद वो टूट जाते हैं। वो कहते हैं कि जी बोल दूंगा। वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं, उनको अगले दिन बेल मिल जाती है। तो सिर्फ स्टेटमेंट आ रहा है, कोई दूसरा एविडेंस नहीं है। आप अगर अरविंद केजरीवाल की रिमांड के लिए जो ईडी ने कोर्ट में सबमिशन किया है उसमें क्लियर है, सिर्फ गवाहियां हैं, सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं। ऐसे लोगों की स्टेटमेंट्स हैं जिन्होंने 5-5, 6-6 बार, 8-8, 10-10 बार स्टेटमेंट दी, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं बोला, बार बार स्टेटमेंट लेते गए। जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोल दिया, स्टेटमेंट्स लेने बंद हो गए, उनको बेल मिल गई, वो जेल से बाहर हो गए। अच्छा। राघव मगुंटा रेड्डी और उनके फादर मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी,
4 में से 2 लोग हैं जिन्होंने स्टेटमेंट दिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। राघव मगुंटा को 6 महीने जेल में रखा, उसे 7 बयान लिए, 6 बयान में उसने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं बोला। 7वें बयान में जैसे ही उसने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ स्टेटमेंट दे दिया, अगले दिन उसको बेल मिल गई। किस चीज के लिए बेल मिली? क्योंकि कह रहा था मेरे पीठ में दर्द हो रही है। आप मुझे बताइए, आप एक कंपनी में काम करते हैं, अगर आपको पीठ में दर्द हो जाए, आपके बॉस भी आपको छुट्टी नहीं देंगे। लेकिन ईडी ने बेल दे दी उसको। उसी तरह से शरद रेड्डी 1 बयान, 2 बयान, 3 बयान, 4 बयान दिए, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं बोला। जैसे ही उसके बाद 6 महीने जेल में रहते हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देते हैं, उनको भी बैक पेन होने की वजह से बेल मिल जाती है। तो आप मुझे बताइए, ये तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि आप लोगों को गिरफ्तार करते हैं, उन पे दबाव बनाते हैं, उनके सामने बेल की गाजर लटकाते हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ स्टेटमेंट दे दो तो तुम्हें बेल दे देंगे, और यही हुआ है। एविडेंस कहाँ है? तो जो गोवा के इलेक्शन में पैसा यूज हुआ, ये एलिगेशन लग रहा है, इसका बुनियाद क्या है? वो बताएंगे ना ईडी वाले, हम क्या बताएंगे? ये तो ईडी वाले बताएंगे। वो तो कुछ भी कह सकते हैं। कल को वो कहेंगे आम आदमी पार्टी ने पैसे लिए और जला दिए, इसलिए हम आपको जेल में डाल रहे हैं। देखिए, अगर अभी जैसे संजय सिंह का बेल का मैटर हुआ, राइट, जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से 1-2 बार पूछ लिया कि भाई मनी ट्रेल कहाँ है, तो ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। वो जो बेल का विरोध कर रहे थे, उनको वो विड्रॉ करना पड़ गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई आखिरकार मनी ट्रेल दिखाओ तो सही, आपने 6 महीने से इस आदमी को जेल में रखा हुआ है। ईडी के पास कोई जवाब नहीं था। तो ईडी आज के दिन में सिर्फ एक साधन बन गई है विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने के लिए। अब देखिए, ईडी जो कानून इंप्लीमेंट करती है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये बना था जब इंडिया ने कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस को साइन किया था ऑन काउंटर टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। इसमें इतनी स्ट्रिक्ट प्रोविजंस इसलिए हैं कि आपको पैसे को आतंकवादियों के पास पहुंचने से रोकना है, आपको इस लॉन्डर्ड पैसे को ड्रग्स की खरीद फरोख्त से रोकना है। आप मुझे बताइए, आज के दिन में ईडी के कितने केस टेररिस्ट एक्टिविटी से रिलेटेड है? ईडी के कितने केस ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है? किसी से नहीं। लेकिन ये कानून ऐसा है जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है, राइट? पीएमएलए बेसिकली जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके विपरीत है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये कहता है यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। पीएमएलए कहता है यू आर गिल्टी अंटिल यू कैन प्रूव योरसेल्फ इनोसेंट। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सिद्धांत ये कहते हैं कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। पीएमएलए ये कहता है जेल इज द रूल, बेल इज द एक्सेप्शन। इसीलिए आज पीएमएलए के कानून को यूज किया जा रहा है, क्योंकि फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह निर्दोष हैं तो उन्हें बेल क्यों नहीं मिल रही? उन्हें बेल क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि आपने कानून ही ऐसा यूज किया है जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है। तो ऑप्शन क्या है? अगर आप कहते हैं, अगर मान लीजिए वो कहते हैं कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी है, उन्होंने करप्शन किया, तो आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में क्यों नहीं केस करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बेल मिल जाता है। आप अगर कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करी है, मनीष सिसोदिया ने, सत्येंद्र जैन ने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करी है, तो आप उनको सीआरपीसी में क्यों नहीं अरेस्ट करते? क्योंकि सीआरपीसी में बेल मिल जाती है। तो सारा खेल सिर्फ विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना है और ऐसे कानून के तहत डालना है कि उन्हें बेल ना मिल सके। तो क्या केजरीवाल जी को बेल मिलना मुश्किल है अगली 1 या 2 साल तक, ऐसा लगता है आपको? देखिए, हम उम्मीद करते हैं, हम न्यायालय पे भरोसा रखते हैं। इस देश के लोकतंत्र पर जब जब भी संकट आया है तो इस देश के कोर्ट्स ने, खास करके सुप्रीम कोर्ट ने, इस देश की डेमोक्रेसी को बचाया है। चाहे इमरजेंसी के समय जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की एक डॉक्ट्रिन आई, चाहे एज रिसेंटली एज इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जब ऑर्डर आया, चाहे चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके उस इलेक्शन को खत्म किया, तो जब जब लोकतंत्र पर, डेमोक्रेसी पर खतरा आया है तो सुप्रीम कोर्ट सामने आया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए का मिसयूज करके ऑपोजिशन पर अटैक हो रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सामने आएगा।
इस टाइम में आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग फेस हो आम आदमी पार्टी के लिए, ये माना जाता है या फिर हम लोग भी देख रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ईडी का नेक्स्ट टारगेट आप हो सकते हो? आप खुद ने आशंका व्यक्त किया था कि 2 महीने बाद बिल्कुल मुझे होंगे अरेस्ट ही, बिल्कुल कर होना सकते ही हैं। है। अच्छा, देखिए आप इस बात को समझिए, जब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया भाजपा ने और उनकी ईडी ने, तो उनको लगता था कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, आम आदमी पार्टी कोलैप्स हो जाएगी, आम आदमी पार्टी चल ही नहीं पाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह जेल में, हालांकि उनको बेल मिल गई है, सत्येंद्र जैन जेल में, आपकी पार्टी की फर्स्ट लाइन और सारी लीडरशिप जेल में है। लेकिन जिस मजबूती से आम आदमी पार्टी ने सड़कों पर, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, भारतीय जनता पार्टी को लग गया कि भाई ये तो इनकी सेकेंड लाइन और लीडरशिप भी पार्टी को चला रही है। 31 मार्च को रामलीला मैदान में जो रैली हुई, उस रैली ने क्या दिखाया? जब लाखों लोग अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रामलीला मैदान में उमड़े, सारी इंडिया अलायंस की लीडरशिप स्टेज पर बैठी हुई थी, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये पार्टी तो टूटी नहीं, ये पार्टी तो कमजोर नहीं हुई, तो इसलिए उसके बाद से सेकेंड लाइन और लीडरशिप पर हमला शुरू हुआ। आप पिछले 1 हफ्ते में ही देख लीजिए, कभी मुझे लीगल नोटिस भेजते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन वाले नोटिस भेजते हैं, कल दुर्गेश पाठक को ईडी ने सवाल जवाब के लिए बुला लिया। ये क्या है? ये डराने और धमकाने का तरीका है। वो क्यों नोटिस भेजते हैं, वो क्यों समन भेजते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं हम अपना मुंह बंद कर लें। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को बता दूं, हम उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, हम जेल जाने से भी नहीं डरते। आप हमें फांसी पे भी टांग दो, फिर भी हम तब तक चुप होने वाले नहीं हैं। ठीक है, डरा तो रहे हैं बीजेपी, आपने बोला, लेकिन कभी क्या प्रलोभित भी किया, क्या ऑफर भी दिया बीजेपी आपको कभी? क्योंकि ऑपरेशन लोटस के बारे में चल रहा था, हम लोगों ने महाराष्ट्र में भी देख लिया, दूसरा जगह में भी देख लिया, आपको भी कुछ ऑफर मिला था बीजेपी की तरफ से? हमारे कई एमएलएज को कांटेक्ट किया था, उन्होंने दिल्ली असेंबली में अपनी बात भी रखी। कई एमएलएज को कांटेक्ट किया था और 25-25 करोड़ के ऑफर्स दिए थे। खास करके जब अरविंद केजरीवाल जी को बार बार समन्स आ रहे थे, उस टाइम में खास करके बहुत कहा गया था कि देखो अब हम अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देंगे, फिर तुम्हारी पार्टी टूट जाएगी, तुम्हारी सरकार गिर जाएगी, तुम भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ। यहां तक कहा अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद कि 10 और विधायक अपने साथ लेकर आ जाओगे तो तुम्हें मंत्री भी बना देंगे। अच्छा, तो ये बात दिल्ली विधानसभा में कई हमारे विधायकों ने सामने रखी थी। देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी करती ही है, ये कोई आज की बात थोड़ी है, तो पिछले 5-7 साल से करते आ रहे हैं। गोवा में भी यही हुआ, कर्नाटका में ये हुआ, मध्य प्रदेश में यही हुआ, अरुणाचल में ये हुआ, मणिपुर में ये हुआ। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतती है, वो किसी ना किसी तरीके से सरकार को गिराने की कोशिश करती है, चाहे ऑपरेशन लोटस के माध्यम से हो, चाहे विधायकों पे सीबीआई और ईडी के केस करके। महाराष्ट्र में आप मुझे बताइए कैसे गिरी सरकार उद्धव ठाकरे की? क्योंकि एक पूरे गुट के नेताओं पर ईडी और सीबीआई के केस थे, तो कुछ छुपा हुआ भी नहीं था, तो बिल्कुल जग जाहिर था कि इन पर केस हुए, दबाव डाला, हाँ दबाव डाला और ये उठ के सारे भारतीय जनता पार्टी में चले गए। निर्वाचन के चुनाव के जो प्रसार है, बीजेपी क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट के इशू बोल रहे हैं कि हम लोग चुनाव डेवलपमेंट के बेसिस पे जीतेंगे। असम में भी जितना भी प्रसार चला रहा है वो लोग, तो बीजेपी का डेवलपमेंट और आम आदमी पार्टी का डेवलपमेंट में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? देखिए बीजेपी अगर डेवलपमेंट के हिसाब से चुनाव, अपने डेवलपमेंट के काम पर चुनाव लड़ रही होती तो क्या विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रही होती? क्यों हेमंत सोरेन को जेल में डालने की जरूरत थी? क्योंकि इसका मतलब यही है ना, झारखंड में चुनाव नहीं जीत रहे। क्यों अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की जरूरत थी? क्योंकि इसका मतलब है दिल्ली और पंजाब में चुनाव नहीं जीत रहे। क्यों कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज करने की जरूरत थी? क्योंकि उनको पता है कि जितना कांग्रेस ने सीट पाई थी पिछली बार, उससे ज्यादा सीटें कांग्रेस पाने वाली है। 400 पार के लक्षण नहीं है ये। अगर 400 पार होते तो मोदी जी सिर्फ अपने काम की बात कर रहे होते। आज जिस तरह से नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, इनकम टैक्स के नोटिस भेजे जा रहे हैं लेफ्ट पार्टीज को, लेफ्ट पार्टीज का प्रेजेंस है केरला में, लेफ्ट पार्टीज का प्रेजेंस है त्रिपुरा में, लेफ्ट पार्टीज का प्रेजेंस है वेस्ट बंगाल में, उनको इनकम टैक्स के भारी भारी नोटिस आ गए। तो ये क्या है? ये विपक्ष को शांत करने की, विपक्ष को चुप करने की साजिश है। अगर विपक्ष के सारे नेता जेल में होंगे, आप सारा टाइम कोर्ट के चक्कर लगा रहे होंगे, तो आप चुनाव का प्रचार कैसे करेंगे?
लेकिन मैं ये मानती हूँ कि देश के लोग बेवकूफ नहीं है, वो सब देख रहे हैं। ऐसा ही प्रचार इंडिया शाइनिंग इंडिया शाइनिंग इंडिया शाइनिंग का हुआ था, लेकिन इंडिया शाइनिंग और बीजेपी शाइनिंग नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। आम आदमी पार्टी के बारे में बोला जाता है तो दिल्ली मॉडल के बात हम लोग करते हैं, तो वहाँ का एजुकेशन, वहाँ का हेल्थ सिस्टम के बारे में असम के लोगों को आप क्या बोलना चाहोगे? क्या दिल्ली मॉडल क्या है, क्या डिफरेंस होगा स्कूल, दिल्ली का स्कूल या दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक? देखिए क्या है कि आज के दिन में अगर हम आसाम में देखिए, पिछले कुछ सालों में यहाँ पे 8,000 स्कूल बंद हो गए। क्यों बंद हुए? सरकार कहती है, हेमंत बिस्व शर्मा जी की सरकार ये कहती है कि जी बच्चे नहीं आ रहे थे इसलिए हमने बंद कर दिया। भाई बच्चे क्यों नहीं आ रहे थे? क्यों माता पिता अपने बच्चों को निकाल के फ्री के स्कूल से महंगे स्कूलों में भेज रहे हैं? इसलिए भेज रहे हैं ना क्योंकि आपके स्कूलों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ठीक नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग टूटी हुई है, टीचर नहीं है, रिजल्ट अच्छा नहीं है। वर्ल्ड बैंक की अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट आई, उसने बताया कि असम के 98% हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में दवाइयों की कमी है, नर्सेस की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है। तभी तो लोग प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने जा रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले अखबार में भी था कि कोई अपने परिवार के सदस्य को 3 दिन तक अपनी पीठ पे उठा के लेके गए क्योंकि एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी, डॉक्टर तक पहुंचने का कोई रास्ता अवेलेबल नहीं था। ये है भारतीय जनता पार्टी का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। क्या है आम आदमी पार्टी का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट? पिछले 3 साल में दिल्ली में 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया है। प्राइवेट स्कूल छोड़ के? प्राइवेट स्कूल छोड़ के। ये देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हमारे कुछ स्कूल्स हैं, स्कूल्स स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, जिसमें अलग अलग स्ट्रीम्स में स्पेशलाइजेशन कराते हैं बच्चों को। 4,800 सीट के लिए एडमिशन खुला उनका। 1,40,000 एप्लीकेशन आए हमारे पास। अच्छा, 4,000। इतने ज्यादा एप्लीकेशन IIT JEE में नहीं आती होंगी जितने आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए आ रही हैं। 2,000 बच्चों ने पिछले साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों से, दिल्ली के गरीब परिवारों के बच्चों ने IIT JEE और नीट के एग्जाम क्लियर किए, आज देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ये है अरविंद केजरीवाल का एजुकेशन। तो मैकेनिज्म क्या है, कैसे मतलब मुमकिन कर लिया ये? देखिए, ईमानदारी से हमने सरकार चलाई, सरकार का बजट बढ़ाया, बजट को एजुकेशन में इन्वेस्ट किया। अच्छा। ऐसा थोड़ी है कि टीचर्स बदल दिए, प्रिंसिपल्स बदल दिए। टीचर्स तो वही हैं, प्रिंसिपल्स भी वही हैं, किताबें भी वही हैं, लेकिन सरकार की नीयत साफ थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया। हमारे मुख्यमंत्री की पत्नी अलग अलग कंपनियां नहीं चलाती हैं। कोई पानी की कंपनी, कोई दवा की कंपनी, कोई PPE किट की कंपनी, कोई स्कूल। इसलिए हमारे यहाँ पे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स का पैसा आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास नहीं जाता है। सरकारी पैसा दिल्ली के लोगों के पास जाता है, उनके स्कूलों में जाता है, उनके हॉस्पिटल्स में जाता है, उन्हें फ्री बिजली देने में जाता है, उनको फ्री पानी देने में जाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाने में जाता है, महिलाओं को फ्री बस सर्विस देने में जाता है। तो अपनी ईमानदारी और साफ नीयत की वजह से हम सब ये डिलीवर कर पाए। ठीक है ऋषि जी, माय लास्ट क्वेश्चन कि आज के दिन में अगर आप कोई आखिरी देना चाहोगे कि मतलब कितना सीट मिल सकता है इंडिया अलायंस को? देखिए, आज ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि कितने सीट्स मिलेंगे, पर मुझे ये लगता है कि आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतने वाली है, ये बिल्कुल साफ नहीं है। अच्छा। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में कॉन्फिडेंट होती तो वो विपक्ष के नेताओं को जेल में नहीं डाल रही होती, वो कांग्रेस का बैंक अकाउंट नहीं सील कर रही होती, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया होता, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार नहीं किया होता, इनकम टैक्स के नोटिस नहीं भेज रही होती। तो भारतीय जनता पार्टी 400 पार तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी अभी 200 पार हो रही है कि नहीं है, ये अभी देखने की बात है। उसमें डाउट है? इसमें अभी डाउट है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपने समय दिया इस टाइम में, इस इंटरव्यू में। और यह आছিলে आतिশী আৰু আপোনালোকে ইতিমধ্যে শুনিছে দিল্লীৰ ৰাজনীতিৰ পৰা অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ৰাজনীতিৰ পৰা অসমৰ ৰাজনীতিলৈকে বহু কথা আমি পাতিছোঁ। অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব আম আদমি পাৰ্টিৰ যি ৰণনীতি, সেই ৰণনীতিয়ে নিৰ্বাচনী ৰণত কিমান দূৰ প্ৰভাৱ পেলায়। এই অনুষ্ঠানৰ পৰা শান্তনু মহন্ত বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ। NB নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।